नमस्कार साथियों, मेरा नाम है प्रेमलता और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज से हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। मुख्य परीक्षा सिर्फ जानकारी का नहीं बल्कि उस जानकारी को सही तरीके से प्रस्तुत करने का भी इम्तिहान है और इसी कला को हम इस सीरीज़ के जरिए थोड़ा थोड़ा सीखेंगे। हर दिन हम एक नए प्रश्न लेंगे, उसका संक्षिप्त विश्लेषण करेंगे, उत्तर की रूपरेखा बनाएंगे और साथ ही एक अच्छा मॉडल उत्तर भी लिखना सीखेंगे। अगर आप इस सीरीज़ को रोज़ फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए आपकी आंसर राइटिंग की क्षमता में ज़बरदस्त सुधार आएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न लेते हैं। आज का प्रश्न है, भारत में कुल प्रजनन दर में गिरावट के क्या कारण हैं? भारत के कुल प्रजनन दर में गिरावट के क्या कारण हैं? इस गिरावट के सामाजिक, आर्थिक और नीतिगत प्रभावों का विश्लेषण करना है। साथ ही जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए किए गए प्रयासों का भी मूल्यांकन करना है। इसमें दोस्तों 3 प्रश्न पूछ रहा है। प्रजनन दर में गिरावट के कारण, इसके सामाजिक, आर्थिक और नीतिगत प्रभाव और साथ ही जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए किए गए प्रयासों का मूल्यांकन। आइए इसके उत्तर को देखते हैं। भारत में कुल प्रजनन दर में गिरावट एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय परिवर्तन है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 2019-21 के अनुसार भारत की औसत TFR घटकर 2.0 हो गई है, जो जनसंख्या स्थिरीकरण की प्रतिस्थापन दर 2.1 से भी कम है। यह कमी शहरी क्षेत्रों में 1.6, ग्रामीण क्षेत्रों में 2.1 की तुलना में अधिक स्पष्ट है, जो भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक असमानताओं को दर्शाती है। दोस्तों, हम इस प्रश्न के उत्तर में सबसे पहले परिचय लिखेंगे और परिचय को हम संक्षिप्त तरीके से ऐसे लिखें जिसमें अधिक जानकारी समेटे हुए हो। आइए आगे देखते हैं परिचय के बाद क्या है। गिरावट के प्रमुख कारण, जो प्रजनन दर में गिरावट है उसके क्या कारण हैं, उसके मुख्य कारणों को पहले हम माइंड मैप से समझेंगे। पहला है शिक्षा, महिलाओं में बढ़ती साक्षरता, स्वास्थ्य सेवाएं, गर्भ निरोधक साधनों की उपलब्धता, महिला सशक्तिकरण, अधिक आत्मनिर्भरता, नीतिगत प्रयास, जनसंख्या नीति 2000 और शहरीकरण और जीवन शैली, परिवार नियोजन में बदलाव। इन्हीं पॉइंट्स को अब हम विस्तृत रूप में देखेंगे। दोस्तों, माइंड मैप बना देने से उत्तर लिखना और आसान हो जाता है और इसका प्रभाव अच्छा पड़ता है। गिरावट के कारण देखेंगे। शिक्षा और जागरूकता, महिलाओं में शिक्षा का स्तर बढ़ने से विवाह और मातृत्व को लेकर अधिक सचेत हो रही हैं। महिला सशक्तिकरण, जिसे बेहतर साक्षरता दर और आर्थिक आत्मनिर्भरता के रूप में देखा जा सकता है, प्रजनन दर में गिरावट का एक प्रमुख कारण है। जैसे जैसे महिलाएं शिक्षित हो रही हैं वैसे वो कम बच्चे को जन्म देने की इच्छुक रह रही हैं, अतः शिक्षा और जागरूकता इसका एक प्रमुख कारण है। दूसरा, शहरीकरण। शहरी जीवन शैली में बच्चों का पालन पोषण महंगा और चुनौतीपूर्ण होता है। शहर में अब सभी वस्तुएं इतनी महंगी होती हैं कि 1-2 बच्चों की ही पालन करने में लोगों की आर्थिक स्थिति तंगी की हालत में आ जा रही है। तीसरी देखेंगे हम, गर्भ निरोधक उपयोग और परिवार नियोजन। गर्भ निरोधक साधनों की आसान उपलब्धता और परिवार नियोजन सेवाओं में सुधार। NFHS 5 राष्ट्रीय स्तर पर गर्भ निरोधक प्रचलन दर में 54 से 67% तक की वृद्धि को उजागर करता है। सरकार द्वारा वितरित निःशुल्क साधन, जागरूकता अभियान और आशा कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी ने इसमें मदद की है। चौथे पॉइंट को देखेंगे, सरकारी नीतियां और परिवार नियोजन कार्यक्रम। सरकार ने 1952 में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कर जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में पहला कदम उठाया। इसके बाद से कई योजनाएं शुरू की गईं, जैसे मिशन परिवार विकास, जो उन जिलों पर केंद्रित हैं जहां प्रजनन दर अधिक है। इन पहलों का मकसद लोगों को गर्भ निरोधक साधन उपलब्ध कराना और परिवार नियोजन सेवाओं की पहुंच बढ़ाना है, ताकि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जा सके। इसके अगले कारण को देखेंगे, सांस्कृतिक और जनसांख्यिकी बदलाव। समाज में विवाह की आयु बढ़ने और छोटे परिवार को आदर्श मानने जैसी सोच विकसित होने लगी है। पहले जहां अधिक बच्चों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा से जोड़ा जाता था, अब जीवन की गुणवत्ता, शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जा रही है। इस बदलते सामाजिक मानदंडों और जनसांख्यिकी प्रवृत्तियों ने कुल प्रजनन दर में गिरावट को और तेज किया है। इसका प्रभाव दोस्तों सकारात्मक और नकारात्मक दोनों है। सकारात्मक अगर देखें तो पहला है, जनसंख्या पर दबाव कम होगा। प्रजनन दर घटने से जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है, जिससे संसाधनों, सेवाओं, रोजगार पर बोझ घटता है। इससे जीवन स्तर बेहतर होता है और विकास अधिक टिकाऊ बनता है। संसाधनों का बेहतर प्रबंधन संभव होगा। कम से जनसंख्या वृद्धि से जल, खाद्य, ऊर्जा, सीमित संसाधनों का उपयोग संतुलित तरीके से किया जा सकता है, जिससे उनकी बर्बादी कम होती है और दीर्घकालीन विकास संभव होता है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा दोस्तों, जितनी जनसंख्या बढ़ रही है उतनी ही पर्यावरण को नुकसान हो रहा है और पर्यावरण अब धीरे धीरे जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा दोस्तों, जितनी जनसंख्या होती है उतना ही पर्यावरण का दोहन होता है। जनसंख्या वृद्धि की वजह से लोग पर्यावरण के अधिक से अधिक संसाधनों पर दबाव डालते हैं, जिससे जल पर वन और पर्वत या कोई भी जंगल है उसको नुकसान पहुंचता है। लेकिन अगर यही वृद्धि कम होगी तो उस पर दबाव कम पड़ेगा पर्यावरण पर, तो उसकी हरियाली बनी रहेगी और ये जो ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं ये भी कम होंगी। इसके नकारात्मक प्रभाव में अगर देखें तो देखेंगे TFR में गिरावट जनसंख्या स्थिरीकरण की दिशा में सकारात्मक है, फिर भी इसमें कुछ चुनौतियां सामने आती हैं, जैसे वृद्धजन की बढ़ती संख्या, कार्यबल में कमी, सामाजिक सुरक्षा पर दबाव।
वृद्ध होती जनसंख्या। जैसे जैसे टीएफआर घटती है, बुजुर्गों का अनुपात बढ़ता है। जब लोग कम बच्चों को जन्म देंगे तो बुजुर्गों की संख्या बढ़ने लगेगी, जिससे निर्भरता अनुपात बढ़ेगा। बुजुर्ग व्यक्ति काम करने में इतने सक्षम नहीं होंगे, अतः वह युवा पे निर्भर रहेंगे, और युवा की आबादी अगर कम होगी तो निर्भरता अनुपात अपने आप बढ़ जाएगा और पेंशन भी लोगों को अधिक देना पड़ेगा। स्वास्थ्य देखभाल जैसी सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों पर दबाव पड़ेगा। वृद्धों को बच्चों को स्वास्थ्य देखभाल की अधिक जरूरत पड़ती है, जिसके कारण अगर वृद्ध जनसंख्या ज्यादा होगी तो स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों पर दबाव पड़ना स्वाभाविक है। दूसरा है कार्यबल गतिशीलता। वर्तमान जनसांख्यिकी लाभांश का लाभ उठाना आवश्यक है, अन्यथा यह अवसर वृद्ध होती आबादी के कारण जनसांख्यिकी बोझ में बदल सकता है। वृद्ध कार्य करने में इतने सक्षम नहीं होते हैं, अतः इसका सारा बोझ युवा आबादी पर पड़ेगा। क्षेत्रीय असमानताएं। देश के विभिन्न राज्यों में टीएफआर में अंतर होने के कारण कुछ राज्यों में उच्च जन्मदर से निपटने के लिए विशेष प्रयास चाहिए, जबकि अन्य को घटती जनसंख्या प्रभावों का प्रबंधन करना होगा। भारत ऐसा देश है जिसमें अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थिति है। इसमें कहीं पे जन्म दर अति उच्च है तो कहीं पे अति निम्न है। जैसे अगर बिहार का हम देखें तो बिहार में 3.1 है, जबकि वही दिल्ली और पंजाब में 1.6 के आसपास है। बिहार में यह कोशिश की जानी चाहिए कि कैसे कोई योजना लाई जाए जिससे टीएफआर में कमी आए, जबकि दिल्ली और पंजाब में कोशिश की जानी चाहिए कि ऐसी कौन सी योजनाएं बनाएं जिससे यहाँ की टीएफआर में बढ़ोतरी हो। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि भारत में घटती कुल प्रजनन दर, सामाजिक आर्थिक प्रगति, महिलाओं के सशक्तिकरण, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं, प्रभावी सरकारी नीतियों का सकारात्मक परिणाम है। यह जनसांख्यिकी परिवर्तन को स्थिरीकरण की दिशा में ले जा रहा है, लेकिन इसके साथ नई चुनौतियां भी जुड़ी हैं। अब आवश्यकता है एक संतुलित और रणनीतिक दृष्टिकोण की, जो एक और जनसांख्यिकी लाभांश का पूर्ण उपयोग करे तो दूसरी ओर वृद्ध होती जनसंख्या की जरूरतों और क्षेत्रीय असमानताओं का समाधान भी सुनिश्चित करे। जैसे जैसे भारत इस संक्रमणकालीन दौर से गुजर रहा है, वैसे वैसे तत्काल लाभों और दीर्घकालीन स्थिरता के बीच संतुलन बनाना समावेशी, सतत और क्षेत्रीय रूप से संतुलित विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, कभी भी उत्तर लिखना हो तो इसके फॉर्मेट को निम्न तरीके से हमें व्यक्त करना चाहिए। परिचय को उत्तर की शुरुआत में हम एक छोटे सारगर्भित परिचय करते हैं, जिसमें प्रश्न का मूल भाव स्पष्ट होना चाहिए। मुख्य भाग में इसके बाद हम उत्तर को 2-3 बिंदुओं में विभाजित करते हैं। यदि संभव हो तो पक्ष विपक्ष, कारण परिणाम या समस्या समाधान के रूप में भी लिखते हैं। बुलेट पॉइंट्स का या उपशीर्षक का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और निष्कर्ष को संतुलित और सकारात्मक निष्कर्ष के साथ समाप्त करते हैं, जो विषय की गंभीरता को भी दर्शाए और समाधान परक भी हो। तो साथियों, ये था आज का उत्तर लेखन अभ्यास। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो मददगार लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न और एक नए उत्तर के साथ। तब तक अभ्यास करते रहिए, लिखते रहिए, क्योंकि अच्छा लेखन ही सफलता की कुंजी है। धन्यवाद और जय हिंद।